हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी और आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर हम फुल मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको कोई डिटेल मॉडर्न हिस्ट्री का कोई कोर्स नहीं कराने वाला हूँ, कोई डिटेल्ड कोर्स नहीं कराने वाला हूँ मैं आपको। नहीं, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूँ कि जब आप पूरी हिस्ट्री को फिनिश कर लेते हैं, मतलब जब आपने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को अगर स्पेक्ट्रम के थ्रू पढ़ भी लिया है और फिर कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन आप अपनी टेस्ट सीरीज हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप देखते हैं, तो कई बार उसमें क्या होता है, आपको समझ में आता है कि यार ये फैक्ट मुझसे मिस हो गया है। तो जो भी आपके लेफ्ट आउट जो फैक्ट्स हैं, जो आपने मिस कर दिए होंगे, जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं केवल उन फैक्ट्स को लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ, मैं पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को टॉपिक वाइज सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। टॉपिक वाइज मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 टू 1947, ये हमारा टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। तो यहाँ पर हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे, लेकिन एकदम ब्रीफ। यहाँ पर मैंने इवन बनाया भी किस हिसाब से, मैंने शॉर्ट शॉर्ट 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड्स इस टाइप से खाली आपको याद दिलाने के लिए चीज़ें लिख के रखी हैं और फिर मैं उसको धीरे धीरे बोल बोल के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, अदरवाइज इसको बार बार रिपीट करिए, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रिवीजन में। और रिवीजन भी कैसा होगा आपका, एकदम रैपिड रिवीजन होगा। और ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ, ये किसको टारगेट कर रही है, ये कोई एमपीपीएससी या स्टेट एग्जामिनेशन के लिए टारगेट नहीं है, ये है मेनली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021, तो यहाँ पर यूपीएससी के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर टॉपिक्स को किस हिसाब से जमा रखा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इजरदारी सिस्टम से। तो ये इजारदारी सिस्टम या फिर इजरदारी सिस्टम ये क्या था और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इजरदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखना है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और ये था क्या, इजरदारी सिस्टम का मतलब ये था कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट था वो हाईएस्ट बिडर को दे दिया जाता था। और हाईएस्ट बिडर कौन रहता था, वो एक कॉन्ट्रैक्टर टाइप रहता था जिसको 5 साल के लिए राइट दिया जाता था। तो इजरदारी सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम इन विच द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर फॉर 5 ईयर। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। क्यों? क्योंकि इजरदार जो थे वो कोई भी लैंड में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज द लैंड वॉज ऑक्शनड पीरियोडिकली लैंड को ऑक्शन किया जाता था कि भाई मान लीजिए आज किसी इजरदार के पास कोई ज़मीन है, वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है, लेकिन हो सकता है अगली बार जब उस लैंड को ऑक्शन करे कंपनी तो वो उस कॉन्ट्रैक्टर को ना दे, किसी थर्ड पार्टी को दे दे। तो इजरदार सोचता था कि इसमें वेस्टेज है इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इजरदारी सिस्टम ये था पूरा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इजरदारी सिस्टम क्या था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकेंड टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल। आपको पता है आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपको पता है साइन हुई थी। कब हुई थी वो साइन? 1765 में। अब जब 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड द मुगल एम्परर, तो मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। मीन्स द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए? ट्रीटी तो आपने पढ़ ली है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए? उसके मेनली 2 कॉन्सिक्वेंस हुए। पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये था कि जो गोल्ड आता था ब्रिटेन से इंडिया में सामान खरीदने के लिए, वो कंप्लीटली बंद हो गया। और दूसरा, कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए बिकॉज दे अमास्ड इलीगल वेल्थ मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्राइवरी वगैरह लेना शुरू कर दी, लोगों को डराना शुरू कर दिया, एवं नवाब से पैसे लेने लग गए। तो इसके 2 कॉन्सिक्वेंस हुए। फर्स्ट, द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन इंटायरली स्टॉप्ड, एंड सेकेंड, द कंपनी ऑफिशियल अमास्ड इलीगल वेल्थ। और उसी के बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया टू चेक द रैम्पेंट करप्शन इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कैसे एक टाइमलाइन चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ तरेन। बैटल ऑफ तरेन क्या था? बैटल ऑफ तरेन की लड़ाई क्या थी? ये लड़ाई हुई थी किस किस के बीच में? हिंदू प्रिंसेस के बीच में और मोहम्मद घोरी के बीच में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मोहम्मद घोरी और हिंदू प्रिंसेस के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ तरेन। अब ये किसके अंडर हुई थी? हिंदू प्रिंसेस, ये तो एक कॉन्फेडरेसी थी, मतलब एक संघ था। तो किसके अंडर में हुई थी? इट वॉज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ
पृथ्वीराज सिंह चौहान, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज सिंह चौहान ऑफ अजमेर और दिल्ली, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं पेड्रो एल्विस, ये कौन है? अभी एक नाम है, ये कौन है? ये फर्स्ट यूरोपियन पोर्तुगीज था। ये कौन था? फर्स्ट यूरोपियन पोर्तुगीज। और ये आना चाहता था भारत, लेकिन भारत की खोज करते करते ये कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया ब्राज़ील। और कब पहुँच गया? इन 1500। तो याद रखना है, अभी वास्को डिगामा का तो पूछेगी नहीं यूपीएससी, लेकिन एक नया नाम आपको याद रखना है, पेड्रो एल्विस। तो पेड्रो एल्विस वॉज द फर्स्ट यूरोपियन पोर्तुगीज टू रीच ब्राज़ील। Actually, he wanted to find route to India, but accidentally he reached Brazil in the year 1500। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं रिगार्डिंग डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है? ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, अदरवाइज इस टाइप से शायद नहीं भी आता है, और आता भी है कई बार, वो टाइमलाइन वगैरह पूछ लेना है तो वो तो आप तो स्पेक्ट्रम से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब फॉर्म हुई थी? 1602। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कौन पहले फॉर्म हुआ, कौन बाद में फॉर्म हुई? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्म हुई थी 1602 में। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा अभी कोरोना के टाइम पे जो शेयर मार्केट का हाल चल रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इशू स्टॉक्स। तो सबसे पहले वर्ल्ड में किसी ने स्टॉक इशू किए थे, तो वो कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले स्टॉक किसने इशू किए थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम क्या थी? ये एक ट्रीटी हुई थी किसके बीच में? ब्रिटिश लोगों के बीच में, बिटवीन ब्रिटिश एंड द टीपू सुल्तान। ब्रिटिश और टीपू के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अभी जब ये ट्रीटी हुई थी तो टीपू को अपनी आधी डोमिनियन ब्रिटिश को देना पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि टीपू की हार हो गई थी लड़ाई में, तो उसकी आधी जो जायदाद थी, जो जमीन थी, जो उसका आधा राज्य था, वो उसको ब्रिटिश को देना पड़ गया था। तो टीपू हैड टू गिव अप हाफ ऑफ हिज डोमिनियन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उसको वॉर इंडेमनिटी देना पड़ी थी। कितने रुपए की? 3 करोड़ रुपीज़ की। उस समय 3 करोड़ रुपए की इसको हर्जाना भरना पड़ा था। ही हैड टू पे द इंडेमनिटी ऑफ 3 करोड़ रुपीज़। और इवन इसके 2 बच्चों को भी वो ले गए थे, 2 सन्स को भी वो एज अ गिरवी रख के लेकर चले गए थे। सो ही हैड टू ऑल्सो सरेंडर 2 ऑफ हिज सन एज हॉस्टेजेस। और ब्रिटिश ने इसके बाद जब आधी टेरिटरी अपना ली, तो ब्रिटिश को क्या हुआ? लार्ज टेरिटरीज का गेन हुआ। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम आपको याद रखना है, टीपू के और ब्रिटेन के बीच में हुई थी। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बाद हुआ, ये जो हुआ था, ये 3rd एंग्लो मैसूर वॉर था, जिसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई। उसके बाद हुआ 4th एंग्लो मैसूर वॉर। 4th एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ? ये हुआ था 1799। ईयर याद रखना है आपको, 1799। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले तो इसमें टीपू की मौत हो गई। टीपू वॉज किल्ड। ठीक है, टीपू अपनी टेरिटरी को डिफेंड नहीं कर पाया और बुरी तरीके से मारा गया। बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम। और यहाँ पर जिस बैटल में उसकी मौत हुई थी उसका क्या नाम था? सेरिंगपट्टनम। देखिए दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं, श्रीरंगपट्टनम और सेरिंगपट्टनम। तो ये सेरिंगपट्टनम है। 4th एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ पर टीपू की डेथ हो गई थी। ठीक है, और टीपू किस किस के अगेंस्ट लड़ा था? टीपू फॉट अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड निजाम्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है इंडस नेविगेशन ट्रीटी। इंडस नेविगेशन ट्रीटी ये क्या थी? ये किस किस के बीच में साइन हुई थी? अगर ट्रीटी है तो कोई ना कोई ने साइन की होगी। तो इंडस नेविगेशन ट्रीटी वो साइन बिटवीन विलियम बेंटिक एंड महाराजा रंजीत सिंह। तो ये किस किस के बीच में साइन हुई थी? विलियम बेंटिक, ये चीज आपको ध्यान रखना है, विलियम बेंटिक एंड महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। तो ये हुई क्यों थी साइन? ये क्यों साइन हुई थी इंडस नेविगेशन ट्रीटी? ये साइन हुई थी ताकि सतलुज रिवर को नेविगेशन के लिए यूज किया जा सके। इट वॉज साइंड बिटवीन विलियम बेंटिक एंड महाराजा रंजीत सिंह। ट्रीटी ओपन सतलुज रिवर फॉर नेविगेशन। तो क्यों हुई थी ये? सतलुज रिवर, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटी ऑफ सगोली। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि हमारे नेपाल के साथ अभी थोड़े से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं बॉर्डर वगैरह को लेकर के। तो ट्रीटी ऑफ सगोली ये कब साइन हुई थी? ये हुई थी साइन 1816 में। किस किस के बीच में? बिटवीन ब्रिटिश एंड द नेपाल। मैंने पहले ही बता दिया, नेपाल के साथ साइन हुई थी। लेकिन इस ट्रीटी में नेपालीज को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था। इवन गोरखा को अपने जो क्लेम्स है तराई रीजन पे, कुमाऊं रीजन पे, गढ़वाल रीजन पे, उनको छोड़ना पड़े थे। और ये सारा का सारा एरिया कहाँ मिक्स हो गया था? ब्रिटिश इंडिया में मिक्स हो गया था। इवन जो गोरखा वगैरह थे वो एक समय सिक्किम में भी रहा करते, तो उनको सिक्किम से भी विड्रॉ करना पड़ गया था। तो ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत एक तो उनको क्या देना पड़ा? तराई, कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड वाला एरिया सिक्किम से विड्रॉ करना पड़ा।
और उनको ब्रिटिश रेसिडेंट को भी बिठाना पड़ गया था काठमांडू में। अब ये ब्रिटिश रेसिडेंट वो वही है सब्सिडियरी अलायंस वाला, तो ब्रिटिश रेसिडेंट को कहाँ बिठा दिया इन्होंने, काठमांडू के अंदर, मतलब उनकी कैपिटल में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और ये वॉर किसके दौरान हुआ था, ये वॉर जब हुआ था वो हुआ था हास्टिंग्स के दौरान। ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो बाद में आया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जब ये वॉर किया था और उसके बाद इसको क्या ऑनर भी किया गया था, तो इसको मार्कीज ऑफ हास्टिंग्स नाम का टाइटल दे दिया गया था। तो ट्रीटी ऑफ सगौली इट वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड द नेपाल। गुरखा गेव अप क्लेम्स ओवर तराई, कुमाऊं एंड द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। इवन गुरखास हैड टू विड्रॉ फ्रॉम सिक्किम ऑल्सो, एंड गुरखास हैड टू कीप ब्रिटिश रेसिडेंट एट काठमांडू। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड देन हेस्टिंग्स वॉज ऑनर्ड एंड बिकेम मार्कीज ऑफ हास्टिंग्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज़ यूके चाइना ट्रीटी। अब ये यूके चाइना ट्रीटी क्या है, अगेन न्यूज़ में है। 1890 में साइन हुई थी। कब साइन हुई थी ये, 1890 में साइन हुई थी बिटवीन ऑब्वियसली यूके एंड चाइना। ट्रीटी डील्स विद द रिकॉग्निशन ऑफ फ्रंटियर बिटवीन सिक्किम एंड तिब्बत। तो सिक्किम और तिब्बत के बीच के फ्रंटियर मतलब बॉर्डर क्या होगी, सिक्किम और तिब्बत के बीच की बॉर्डर को इन्होंने डिफाइन किया था। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए, यूके चाइना ट्रीटी ऑफ 1890 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सिस्टम को मुनरो सिस्टम भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था साउथ इंडिया में। अभी रियोतवारी सिस्टम का आपको पता है कि ब्रिटिश लोग डायरेक्ट रियोत मतलब डायरेक्ट जो किसान वगैरह हैं उनसे ही डायरेक्ट रेवेन्यू वसूल करने वाले थे। तो रियोतवारी सिस्टम कहाँ हुआ था, साउथ इंडिया में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिशनल जमींदारी सिस्टम उतना प्रिविलेंट नहीं था। फिर ये सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल, तो सबसे पहले इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, इट वॉज अ बिग फेलियर। क्यों फेलियर था ये क्यों फेलियर था, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, इतनी हाई थी कि इवन गांव वाले गांव छोड़ के ही जाने लगे, कि वो रह ही नहीं पा रहे थे। इसको ट्राई किसने किया था, इसको ट्राई किसने किया था, इसको अलेक्जेंडर रीड नाम के व्यक्ति ने ट्राई किया था। कहाँ पर, जो एरिया उसने टीपू सुल्तान से लिए थे। हमने देखा ऊपर 4th एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हारा गया था, तो वहाँ पर इन्होंने इसको ट्राई किया था। किसने ट्राई किया था, अलेक्जेंडर रीड ने। उस समय गवर्नर कौन था, मुनरो था। मुनरो, इसी को रैयतवाड़ी सिस्टम भी बोलते हैं, रियोतवारी सिस्टम बोलते हैं। फील्ड्स हैव टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट एंड द रेवेन्यू डिमांड वॉज टू हाई एंड इवन द विलेजेस वर डेजर्टेड। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। देखिए मैं जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बुक्स में आपको सबसे ज़्यादा इसी पे क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे या कोई भी टेस्ट सीरीज में। अभी नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट हुआ क्या था, थी क्या चीज़, ये तो आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट क्या था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वही कॉर्नवालिस है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे रिफॉर्म वगैरह किए थे, पुलिस में भी बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। तो परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट है, मगर किसी प्रकार का सेटलमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर राजा और तालुकदार थे, उनको इन्होंने क्या बताया कि भाई आप लोग कौन हो, ज़मींदार हो। अभी ज़मींदार का मतलब क्या होता है कि इनको ज़मीन का ऑनर बना दिया गया, लेकिन ऑनर किसको बनाया, राजा लोगों को और तालुकदार जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पीपल थे। सो इट वॉज अ एग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाली लैंडलॉर्ड्स टू फिक्स द रेवेन्यू टू बी रेज्ड। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली लैंडलॉर्ड्स के बीच में हुआ था। इसका मतलब परमानेंट सेटलमेंट कहाँ हुआ होगा, आप लोग समझ गए होंगे, बंगाल वाले एरिया में हुआ होगा, बिहार वाले एरिया में हुआ होगा। तो ये कहाँ हो रहा था, बंगाल वाले एरिया में हो रहा था, बिहार वाले एरिया में हो रहा था। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल एंड बिहार। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल और बिहार तक लिमिटेड रहा, इसको बाद में कुछ साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में भी इंप्लीमेंट करा गया, इसको वाराणसी में इंप्लीमेंट किया गया, एंड बाद में इसको पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया। और ये कब तक रहा, परमानेंट सेटलमेंट कब तक रहा और कब इसको एबोलिश किया, इट वॉज रिमेन्ड इन प्लेस टिल द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के चार्टर एक्ट में इसको एबॉलिश किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया था, इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया था कि अगर ज़मींदार को परमानेंटली ऑनर बना दिया जाएगा ज़मीन का, तो शायद वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, सो इट वॉज मेनली इंट्रोड्यूस टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, बट दैट डिड नॉट हैपन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जोतेदार। अब ये जोतेदार कौन थे, जोतेदार गांव में रहने वाले वो रियोट्स थे जो बहुत ज़्यादा रिच थे, जो पावरफुल हो चुके थे। दीज वर द पावरफुल रियोट्स।
अभी पावरफुल रेवत मतलब जो खेती बाड़ी खुद करते थे अपने हाथों से, तो ये वो लोग थे जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, जो काफ़ी पावरफुल थे, और ये परमानेंट सेटलमेंट के दौरान उभर करके आए थे। कई बार तो इवन ऐसा होता था परमानेंट सेटलमेंट में, आपको पता है एक क्लॉज ऐसा था कि अगर ज़मींदार रेंट नहीं दे पाया या रेवेन्यू नहीं दे पाया कंपनी को, तो इवन उसको ज़मींदारी छोड़ना पड़ जाती थी। तो उसकी ज़मींदारी को कौन खरीद लेते थे? जोतेदार। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये रहते कहाँ पर थे? विलेजेस में रहते थे। और जमींदार कहाँ रहते थे? जमींदार तो अर्बन एरिया में रहते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जमींदार कहाँ रहते थे? वो अर्बन एरिया में रहते थे। और जोतेदार कहाँ रहते थे? विलेजेस में। तो जोतेदार कौन थे? पावरफुल पीपल हु वर ऑफन रिच रियट्स। और कब इमर्ज हुए थे? ड्यूरिंग द परमानेंट सेटलमेंट डेज। ये गांव में रहते थे, और कभी कभी इनका पावर जो है वो इवन जमींदार से भी ज़्यादा हो जाता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इनके पास थाउजेंड्स ऑफ एकर्स के लैंड होते थे। इनके पास क्या कितना लैंड होता था? थाउजेंड्स ऑफ एकर्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे अमीर बन गए थे वो सारी हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। हमने अभी थोड़ी देर पहले परमानेंट सेटलमेंट देखा जोतेदार्स के पहले, तो उसको और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट आया कैसे था? थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793, मतलब उसके पीछे लीगल बैकिंग थी। इंट्रोड्यूस किसने किया मैंने आपको बता दिया है, कॉर्नवालिस। ये चीज़ आपको नाम इसका ध्यान रखना है, कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। अभी लेकिन परमानेंट सेटलमेंट तो देख लिया, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट ये एक्ट क्या है? इसने और भी बहुत सारे रिफॉर्म किए। इसने सिर्फ परमानेंट सेटल को ही इंप्लीमेंट नहीं किया, इसने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ने और भी बहुत सारे रिफॉर्म किए। तो इसने सबसे पहले तो जमींदार की पावर को रिड्यूस किया। जमींदार जो थे, जो मैंने बताया राजा वगैरह जो थे, जो तालुकदार थे, जो जिनको जमींदार बनाया था, उनकी जो पावर्स है उसको काफ़ी इसने रिड्यूस कर दिया। उसने पावर को क्या कर दिया? काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले जो जमींदार थे वो अपनी खुद की फोर्सेस वगैरह रखते थे, खुद की आर्मी भी रखते थे, आर्म्ड फोर्सेस भी रखते थे। तो जमींदार को बोला कि नहीं भाई, अब आप आर्म्ड फोर्सेस वगैरह तो नहीं रख सकते, लेकिन अब आप सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तो अब उनको सिर्फ टैक्स कलेक्टर बना दिया गया और उनसे ये आर्मी वगैरह रखने का पावर छीन लिया गया। तो पावर ऑफ जमींदार्स वर वीकन। और इवन उनको बोल दिया गया कि पहले जमींदार अपने खुद के कोर्ट वगैरह भी बना लिया करते थे, लोगों को ट्राई वगैरह भी करते थे। तो उनको बोला कि यू आर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड एनी कोर्ट ऑल्सो। अब आप कोई कोर्ट वगैरह भी नहीं लगाओगे। लेकिन जमींदार गुस्सा ना हो तो उनको क्या बोल दिया गया? उनको एश्योर कर दिया गया कि भाई आपको कंटिन्यूस रेवेन्यू मिलती रहेगी, आप उसकी चिंता मत करो, हम लोग हैं। तो जमींदार को भी एश्योर कर दिया गया, लेकिन जमींदार की पावर को कम कर दिया गया। जमींदार कौन थे? मैंने बताया राजा और तालुकदार्स वगैरह थे। और इसके पहले हमने जोतेदार्स को भी देख लिया, जोतेदार्स कौन थे। अब नेक्स्ट चलते हैं रियोतवाड़ी सिस्टम की तरफ। फिर से एक बार रियोतवाड़ी क्या है फिर से एक बार देखते हैं। रैयतवाड़ी मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, थॉमस मुनरो। अभी थॉमस मुनरो कौन थे? थॉमस मुनरो कौन थे? ही वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास। ये कौन थे? गवर्नर ऑफ मद्रास। और कब थे ये? 1820। तो मतलब 1820 के करीब रियोतवाड़ी सिस्टम आया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुनरो ने क्या किया था? इसने टैक्स को रिड्यूस कर दिया था। इसने क्या किया था? मुनरो ने टैक्स को काफ़ी रिड्यूस कर दिया था। लेकिन कितना रिड्यूस करा था? कि आधे से छोड़कर इसने बोला कि अब हम सिर्फ कितना वसूलेंगे? 1/3 वसूलेंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, रैयतवाड़ी सिस्टम में थॉमस मुनरो जो गवर्नर था मद्रास का, उसने टैक्स को हाफ से 1/3 पे कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। उसने क्या बोला कि खेती में आप कितना उगाते हो उससे हमको मतलब नहीं है, हम सॉइल का पोटेंशियल देखेंगे कि भाई सॉइल अगर 100 किलो अनाज उगा सकती है तो हम 100 किलो का 1/3 लेंगे। फिर भले ही आपने उस पर 50 किलो ही आपका अनाज निकला हो, लेकिन हम तो 100 किलो का 1/3 लेंगे। तो ऐसे करते करते जो इफेक्टिव टैक्स निकला वो पता चला 50% से भी ज़्यादा हो गया। तो ये तो बहुत ही शाना निकला। इसने क्या बोला कि हम टैक्स लेंगे, लेकिन हम सॉइल के पोटेंशियल पे टैक्स लेंगे, कि अगर सॉइल 100 किलो अनाज ग्रो करती है तो हम 100 किलो पे टैक्स लेंगे। लेकिन असलियत में हो सकता है उस पर 50 किलो ही अनाज निकला हो। तो इसने बोला 50 किलो का 1/3 नहीं लेंगे, हम 100 किलो का 1/3 लेंगे। तो होता यह था कि 50% से भी अब किसानों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये चीज़ याद रखना है। इन सम केसेज इवन मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू वॉज डिमांडेड बाय द कंपनी। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर महलवाड़ी सिस्टम देखते हैं। महलवाड़ी, महल का मतलब क्या होता है? बाद में रैयतवाड़ी के बाद महलवाड़ी भी इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। महलवाड़ी का एक्सपेरिमेंट किसने किया? उसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम था उसका? हॉल्ट मैकेंजी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि महल का मतलब क्या होता है। तो महल का मतलब होता है विलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट। महल का मतलब क्या होता है? विलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है।
सो विलेज हैड टू पे द रेवेन्यू। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, एक विलेज का हेडमैन बना देते थे और बोलते थे कि अब हम लोग एक एक किसान के पास नहीं जाएंगे, जो विलेज का हेडमैन है ये सारे किसानों से पैसे लेगा और डायरेक्ट कंपनी को देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, महलवाड़ी में विलेज हेडमैन को अपॉइंट कर दिया था रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के लिए इंस्टीड ऑफ जमींदार। तो जमींदार को हटा दिया और क्या बोला कि अब विलेज में एक हेडमैन है उसको हम चुनेंगे और वो सारे लोगों से रेवेन्यू वगैरह लेगा और बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सबमिट करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि परमानेंट सेटल में रेवेन्यू तो फिक्स कर दी गई थी, लेकिन महलवाड़ी में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पर जो रेवेन्यू की डिमांड है उसको पीरियडिकली ये लोग रिवाइज करते रहते थे, बार बार चेंज कम ज़्यादा करते रहते थे। अब इसको कहाँ पर इंप्लीमेंट करा था, महलवाड़ी को कहाँ इंप्लीमेंट किया था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने बाद में कहाँ किया था, बंगाल बिहार वगैरह वाले एरिया में। तो ये कहाँ किया था इन्होंने, तो ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ बंगाल मतलब नॉर्थ और वेस्ट बंगाल के, मतलब प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वाला एरिया। तो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वाले एरिया में इन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। फिर उन्होंने इसको पंजाब में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यूपी एंड पंजाब, और अगर यूपी अगर ऑप्शन में आता है कि नॉर्थ वेस्ट बंगाल वगैरह एरिया, तो आपको उसको भी करेक्ट मार्क करना है। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस द फिक्सेशन ऑफ एवरेज रेंट फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ सॉइल। इन्होंने बोला भाई अलग अलग सॉइल के लिए हम अलग अलग टैक्स लेने वाले हैं। और स्टेट की डिमांड फिक्स थी, और मालूम है कितना टैक्स लेते थे, 66% ऑफ द प्रोड्यूस। अब ये देखो 66% ऑफ द प्रोड्यूस, ये तो आज की सरकार जैसा काम हो गया कि पेट्रोल डीजल पे लोग मर रहे हैं लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग कितना टैक्स लेते थे, 66% लेते थे। लेकिन बाद में बेंटिक आया, और बेंटिक ने क्या, जो विलियम बेंटिक जो था, जो 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था, उसने क्या बोला कि भाई हम 66% नहीं लेंगे, हम 15% लेंगे, 50% लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं फेमिन कोड। सॉरी गलती हो गई मुझे, माफ़ करिएगा। बेंटिक ने उसे 50% नहीं किया था, उसे डलहौजी ने 50% किया था। याद रखिएगा आप, डलहौजी ने महलवाड़ी सिस्टम में 66% को घटा करके कितना कर दिया था, 50%। याद रखिएगा। और महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस कब हुआ था, विलियम बेंटिक के समय में। हॉल्ट मैकेंजी भी आप यहाँ पर नाम याद रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं फेमाइन कोड एंड इवोल्यूशन। फेमाइन कोड एंड इवोल्यूशन, अब ये फेमाइन कोड क्या है और इसका इवोल्यूशन कैसे होता है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं पूछता हूँ कि कौन था जिसने फेमाइन कोड बनाया था, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले किसने बनाया था फेमाइन कोड, मोहम्मद बिन तुगलक। फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेटेड द फेमाइन कोड। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू एडवांस लोन टू पीजेंट्स फॉर डिगिंग वेल्स। इसने सबसे पहले किसानों वगैरह को, पीजेंट्स को लोन दिया था। क्यों, ताकि आप कुएं खुदवा सको। और इस लोन को ये क्या बोलता था, इस लोन को ये बोलता था सोनधर। क्या बोलता था, सोनधर, SONDHAR। लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो दिल्ली सल्तनत की बात हो गई। अगर आज हम मॉडर्न बात करें तो सबसे पहले फेमाइन कोड कब आया था, तो सबसे पहले मॉडर्न टाइम में फेमाइन कोड आया था 1876 से 78 के बीच में, जिसको बोलते थे फेमाइन ऑफ 1876 to 78। और ये जो फेमाइन आई थी इसने लगभग 6 करोड़ लोगों को अफेक्ट किया था। और जब ये फेमाइन आई 1876 और 1878 के बीच में, तो इसके बाद फर्स्ट फेमिन कमीशन को अपॉइंट किया गया था 78 से 80 के बीच में। 1878 से 80 के बीच में फर्स्ट फेमाइन कमीशन आया था। और उस किसके अंडर में आया था, तो उसका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है रिचर्ड स्ट्रेचे। क्या नाम है उसका, रिचर्ड स्ट्रेचे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसने अपने रिकमेंडेशन दे दिए थे बाद में, और बाद में वो जो कोड है उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया था 1883 में। ये चीज़ ध्यान रखना है। फेमिन कोड एंड इवोल्यूशन सबसे पहले किसके अंडर में हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने कुएं खुदवाने वगैरह के लोन वगैरह भी दिए जब अकाल पड़ा था। और बाद में फेमिन कमीशन बना कब, जब फेमाइन आई 1876 से 78 के बीच में। तो कमीशन क्रिएट हुआ 78 से 80 के बीच में, किसके अंडर, रिचर्ड स्ट्रेचे के अंदर। और उसको बाद में इम्प्लीमेंट कर दिया कब, 1883 में। अगर मैं बात करता हूँ क्रिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, कि इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म पे किस किस ने बुक्स लिखी, किस किस ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। दादा भाई नौरोजी तो सबको याद रहता है, लेकिन जो अदर नाम है जो आपको याद रखना है वो है RC दत्ता। RC दत्ता वॉज ऑल्सो अ इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। फिर महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे जिनको हम बोलते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो MG रनाडे, RC दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले, गांधी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी इकोनॉमिक क्रिटिक थे कॉलोनियलिज्म के।
फिर होगा इसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर ये भी क्या थे, कॉलोनियलिज्म के क्रिटिक थे, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म के। तो आपको नाम याद रखना, दादाभाई नौरोजी मैंने बताया, आरसी दत्त मैंने बताया, एमजी रनाडे बताया, गोपाल कृष्ण गोखले एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर। दीज वर द स्टॉन्च क्रिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं व्हिटले कमीशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हिटले कमीशन। व्हिटले कमीशन क्यों आया था, व्हिटले कमीशन क्यों आया था, व्हिटले कमीशन कब आया था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 इन 1917। व्हिटले कमीशन कब आया था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 इन 1917। अब आया क्यों था व्हिटले कमीशन, ये आया था देखने के लिए कि लेबर की कंडीशंस को कैसे सुधार सकते हैं, और उस पर इसने रिकमेंडेशन दिए थे कि टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेबर एंड मेक रिकमेंडेशन। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के समय बहुत ज़्यादा लेबर की स्थिति खराब हो गई थी, तो ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन अपॉइंट किया था जिसका नाम था व्हिटले कमीशन। तो उसने बाद में रिकमेंडेशन दी थी। अब ये जो कमीशन वगैरह आते हैं तो हमको और कुछ कमीशंस भी याद होना चाहिए, जैसे मैंने व्हिटले कमीशन बताया। शायद ये आप ज़्यादातर हंटर वगैरह तो सब पढ़ते हैं, मगर व्हिटले को स्किप कर देते हैं। तो जो लेबर पे आया था उसने लेबर पर रिकमेंडेशन दी थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। अब हंटर कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो हंटर कमीशन भी दो थे, नाम दोनों के थे हंटर कमीशन। एक आया था जलियांवाला बाग की इंक्वायरी करने, और दूसरा था एजुकेशन रिफॉर्म कमीशन अंडर लॉर्ड रिपन, RIPPON। तो दो हंटर कमीशन आए थे, एक जलियांवाला बाग की इंक्वायरी करने के लिए, और दूसरा एजुकेशन रिफॉर्म कमीशन किसके अंडर में आया था, लॉर्ड रिपन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हंटर कमीशन भी मैंने आपको बता दिया, दो आए थे, एक आया था जलियांवाला बाग पे, जलियांवाला बाग इंक्वायरी करने के लिए, और एक आया था एजुकेशन रिफॉर्म अंडर लॉर्ड रिपन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बुक थी, किसकी बुक थी ये फेमस बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की नहीं है, ये RC दत्ता, रमेश चंद्र दत्ता की बुक है, रमेश चंद्र दत्त की बुक है ये, क्या, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्यूडलिज्म। ये फ्यूडलिज्म क्या है, फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है। फ्यूडलिज्म का मतलब कुछ भी नहीं होता है। फ्यूडलिज्म का मतलब ये होता है कि क्राउन जो रहती है कुछ नोबल लोगों को जो है लैंड वगैरह दे देती है इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज। तो फ्यूडलिज्म मीन्स नोबिलिटी हेल्ड लैंड फ्रॉम द क्राउन इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज। कि भाई कुछ जो गांव के प्रधान वगैरह रहते हैं, जो नोबल रहते हैं, जो अपर क्लास पीपल रहते हैं, जो जिनको हम बोलते हैं विशेष वर्ग वाले लोग रहते हैं, क्राउन उनको ज़मीन दे देता है, और बदले में जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो क्राउन को मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये 2 वे रिलेशनशिप है, कोई फ्री फंड में नहीं है। क्राउन ने लैंड दिया है और वो बदले में मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। क्या बोलते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स। वो अपनी सेना लेकर लड़ाई के समय आ जाते हैं। फिर देखते हैं ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ये ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इट वाज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव। अभी देखिए कितना चालाक है ये, किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। कहाँ इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट क्लाइव, आपको पता है, बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था। अभी लड़ाई के बाद, बक्सर के बाद, पानीपत के बाद, जब कंपनी का अच्छा खासा दबदबा हो गया तो उन्होंने वहाँ पर ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने पावर्स को डिवाइड कर लिया बिटवीन द कंपनी एंड नवाब। किस किस के बीच में पावर डिवाइड हो गए, बिटवीन कंपनी एंड नवाब। तो कंपनी को कौन कौन से राइट मिल गए, कंपनी गॉट द राइट टू टेक रेवेन्यू एंड आर्मी। कंपनी के पास क्या क्या आ गई, आर्मी आ गई और रेवेन्यू आ गई। और नवाब के पास क्या आ गया, सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कंपनी रेवेन्यू वसूल रही है, कंपनी आर्मी संभाल रही है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और नवाब जिसके पास रेवेन्यू भी नहीं है, जिसके पास आर्मी भी नहीं है, उसको सिविल और पुलिस दे दिया कि जनता को आप संभालो, मीन्स पावर्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो गया कंपनी के साथ। तो और इसको बाद में एबॉलिश कर दिया था किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने एबॉलिश कर दिया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया था, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उसने इसको एबॉलिश कर दिया था। ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बाय रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी गॉट द रेवेन्यू एंड आर्मी राइट्स, नवाब गॉट सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इट वॉज एबॉलिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट, आप लोगों को सारे एक्ट्स पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहला पर्पस जो था ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया।
अब आप बोलोगे कि नहीं सर, मोनोपोली को एबोलिश नहीं किया, ट्रेड विद चाइना और टी में तो उसको रहने दिया। हाँ, वो दो चीज़ें एक्सेप्शन है, अदरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को इसने कंप्लीटली फिनिश कर दिया। कंप्लीटली नहीं बोल सकते, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को इसने एबोलिश कर दिया, नॉट कंप्लीटली। लेकिन इन्होंने एक काम और किया कि इन्होंने क्राउन की सोवरेनिटी को ब्रिटिश इंडिया के ऊपर कंप्लीटली एजर्ट किया। इन्होंने एक्सप्रेस किया, इन्होंने लिख के दिया कि क्राउन इज द सोवरेन पावर ओवर ब्रिटिश इंडिया। तो यहां पर इन्होंने ये चीज एक्सप्रेसली मेंशन की। फिर इसमें एक और काम हुआ, इन्होंने एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविजन रखा। क्या बोला इन्होंने कि हम इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और उसके लिए कितने रुपए रखे, 1 लाख रुपए रखे। और इसने एक काम और किया, अब चूंकि 1813 का टाइम आ चुका था, मराठाओं से भी लड़ाई हो चुकी थी, मराठा भी सबजुगेट हो चुके थे, तो अब यहां पर इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है वो इंडिया में अलाउ कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्रिश्चियन मिशनरी को किसने अलाउ किया, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, 1 लाख रुपए फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। एक्ट एक्सप्रेसिवली एजर्टेड दैट क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडिया ट्रेड वॉज ऑल्सो एबोलिश्ड इन दिस एक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अभी हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसने क्या किया, वो जो ट्रेड में जो मोनोपोली बची हुई थी ना उनकी चाइना और टी के साथ, उसको भी फिनिश कर दिया। सो ईस्ट इंडिया कंपनी सीज टू बी अ कमर्शियल एंटिटी, क्योंकि अब मोनोपोली तो कुछ बची नहीं। सो नाउ इट वुड फंक्शन एज अ पॉलिटिकल एजेंट ऑफ क्राउन ओनली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला, कमर्शियल फंक्शन अब आपके फिनिश। अब आप क्या बन गए हो, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंट बन गए हो, वो भी किसके, पॉलिटिकल एजेंट अब आप बन गए हो किसके, कंपनी के नहीं, क्राउन के, ऑफ क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। तो सीधे के सीधे क्राउन ने बता दिया कि अब आप हमारे पॉलिटिकल एजेंट हो वहां पर। फिर यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज का भी इंडियनाइजेशन शुरू हो गया। इंडियनाइजेशन मतलब कि अब भाई इंडियंस को भी उसमें इंक्लूड करो। तो यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात करी। पब्लिक सर्विस कमीशन को बोला क्या, उसमें इंडियंस को भी लो, मतलब पब्लिक सर्विसेज में आप इंडियंस को भी इंक्लूड करना शुरू करो। फिर इसने जो अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका टाइटल बदल के कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर यहां पर इन्होंने गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर को भी ऐड कर दिया। लॉ मेंबर कौन था, उसका नाम था टी.बी. मैकॉले, याद रखना है, टी.बी. मैकॉले। और यही लॉ मेंबर था जिसने बाद में चल के कुछ कुछ एजुकेशन में भी रिफॉर्म की बात कही थी। और ये जो एक्ट था, इससे आप देख सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो एक्ट था ये सेंट्रलाइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा ब्रिटिश के लिए। सो ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। गवर्नर जनरल वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द एंटायर इंडिया बिकॉज ही वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर हम देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक्स वगैरह में आपको क्या मिलेगा कि भाई सारे के सारे वॉइस रॉय लेते हैं, वो गवर्नर जनरल लेते हैं, उन्होंने क्या किया उसकी एक लिस्ट दे देते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको याद करना। लेकिन हाँ, मैंने क्या बताया, कुछ वॉइस रॉय, कुछ इंपॉर्टेंट को आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट है लॉर्ड लिनलिथगो। क्यों, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट टर्म के लिए इंडिया में रहे, लॉन्गेस्ट टर्म एज द वॉइस रॉय, एज द वॉइस रॉय। तो सबसे लंबे वॉइस रॉय कौन रहे, तो उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो कब से कब तक रहे, फ्रॉम 1936 टू 1944। अभी इस ड्यूरेशन में कितने साल हो गए, 4 और 4 8 साल के करीब ये रहे। तो 1936 से 1944 के बीच में मतलब इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले आप बोलोगे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इनके कार्यकाल में आया। इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ, अगस्त ऑफर आया, क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ इनके समय में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ऑल दीज इवेंट्स वर एसोसिएटेड विद द रीन ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो। फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड रिपन टेन्योर। लॉर्ड रिपन का टेन्योर क्या है, कैसा है। लॉर्ड रिपन इनको काफ़ी अच्छा माना जाता है, बहुत बढ़िया वॉइस रॉय रहे हैं ये, और काफ़ी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी रखा है इन्होंने इंडियंस के प्रति। तो लॉर्ड रिपन के समय जो भी था वो सब, अब मैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सीधे लॉर्ड रिपन के टेन्योर में वो बातें करूंगा जो आपने शायद मिस कर दी होंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, क्या आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। कब, 1881 में पास किया गया था। और अब चूंकि मैंने बताया लॉर्ड रिपन की जब भी बात आती है तो जो भी अच्छा
चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, तो सबसे पहले तो उसने क्या किया था, उसने इम्प्रूव करी थी सर्विस कंडीशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। फिर उसने बच्चों के काम करने के जो वर्किंग आवर्स थे उसको कम कर दिया था, ठीक है। और एक चीज याद रखना, रिपन का टेन्योर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ वर इंक्रीज। ओके, बाद में इसके बाद जो भी आया कर्जन वगैरह, उन्होंने तो क्या किया और पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दबाने की कोशिश करी, लेकिन रिपन के टेन्योर ये सब चीज़ों में काफ़ी फेमस रहा है। फिर देखते हैं वेलेस्लीज फॉरवर्ड पॉलिसी। तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी किसके द्वारा अडॉप्ट की गई थी, वेलेस्ली। अब ये वेलेस्ली की क्या कंडीशन थी, ये चाहता था, इसी ने बात बोली थी कि मैं बनाना चाहता हूं जो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया है टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। सो ही वांटेड टू मेक ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। ये चीज़ ध्यान रखना, ये किससे एसोसिएटेड है, तो इनकी थी फॉरवर्ड पॉलिसी। इन्होंने धड़ाधड़ खूब ज़्यादा क्या किया, ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया अदर टेरिटरीज़ को। और इन्होंने जो टूल का यूज़ किया, वो टूल का बहुत बढ़िया इन्होंने यूज़ किया, उसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस। तो सब्सिडियरी अलायंस किसने यूज़ किया, वेलेस्ली ने। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड पॉलिसी थी, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया बनाना चाहता था। और उसके लिए क्या यूज़ किया इन्होंने, सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस आप लोगों को पता है क्या है, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की तरफ वापस, क्योंकि दस्तक की बात हो रही है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, दस्तक को एबॉलिश कर दिया था। अब ये दस्तक क्या थे, दस्तक ये थे फ्री पासेस थे फॉर इंटरनल ट्रेड। दस्तक्स वर द फ्री पासेस फॉर इंटरनल ट्रेड। ये बंगाल में काफ़ी प्रिवलेंट हुआ करते थे, है ना। तो इसको किसने एबॉलिश कर दिया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसने बोला ये सब काम दस्तक फस्तक नहीं चलेंगे। वॉरेन हेस्टिंग पोस्टल सिस्टम के लिए भी वैसे काफ़ी जाना जाता है, अगर आप लोगों को पता हो तो, बिकॉज ही इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ प्रीपेड पोस्टल सिस्टम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स दो चीज़ों के लिए दस्तक एबॉलिश किया उसने, और बाद में उसने क्या किया, प्रीपेड पोस्टल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। फिर कर्जन को अगर हम देखें, कर्जन मैंने बताया था भाई, रिपन बहुत अच्छा व्यक्ति था जो ऊपर था। अब कर्जन जो था ये बहुत ही खराब व्यक्ति था। इवन इसके बारे में तो बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत गलत भी लिखा है। तो कर्जन के बारे में देखते हैं, लॉर्ड कर्जन का टेन्योर कैसा रहा। सबसे पहले तो इनसे कौन कौन से इवेंट्स एसोसिएटेड है वो देख लेते हैं। पहला इवेंट जो इनसे एसोसिएटेड वो उसको बोलते हैं ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट। फिर इनसे सिडिशियस एक्ट, ठीक है, लोगों पे सिडिशन के आरोप वगैरह लगाना। फिर उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी, एजुकेशन रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे। और ये एक इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट भी लाए थे, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, ये इनके दौरान में आया था, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट कब आया था, 1904 में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में टेन्योर में क्या आया था, वो आया था कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट। कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट में क्या था, इन्होंने इंडियन कंट्रोल को कम कर दिया था लोकल बॉडी में। मतलब इन्होंने इंडियन के जो कंट्रोल वगैरह होते थे, जो मेंबर्स होते थे, उनको काफ़ी कम करने की कोशिश करी थी। कहाँ पर, लोकल बॉडीज़ में, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ में। तो कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट भी कब आया था, लॉर्ड कर्जन के समय में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं इंडियन स्टेट्स कमेटी 1927। इंडियन स्टेट्स कमेटी का ही दूसरा नाम है बटलर कमेटी। तो अगर बटलर कमेटी तो आप लोगों को पता है क्या है, लेकिन अगर बटलर कमेटी दूसरे नाम से आ गया इंडियन स्टेट्स कमेटी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन स्टेट्स कमेटी 1927 को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, बटलर कमेटी। क्यों आई थी ये तो आप पढ़ चुके हैं स्पेक्ट्रम में। टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामाउंट पावर एंड द प्रिंसेस। It was also came into being to delineate the power balance of power between center and province। और फिर इन्होंने रिकमेंडेशन वगैरह दिए थे दैट द पैरामाउंट्सी मस्ट रिमेन सुप्रीम, ठीक है। इन्होंने ये सब बातें करी थी, लेकिन खाली यहाँ पर याद रखना है इंडियन स्टेट्स कमेटी का ही नाम क्या है, बटलर कमेटी। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या है, ट्रीटी ऑफ लाहौर सबसे पहले साइन कब हुई थी, 1846 में। अभी ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में, तो आप इस समय देख सकते हैं कि 1846 के पहले ही राजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी। तो इसका मतलब ये कब साइन हुई थी, आफ्टर फर्स्ट सिख वॉर। आफ्टर फर्स्ट सिख वॉर, तो फर्स्ट सिख वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट क्या है,
इट वॉज एक्चुअली अ रिपोर्ट ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है इंडिया में, केवल उसके ऊपर है। ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पे एक रिपोर्ट थी जिसको बोलते हैं फिफ्थ रिपोर्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक मैंने बताया भाई ये क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने 1833 में बिकॉज ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले देखा था। विलियम बेंटिक ने एक पॉलिसी फॉलो करी थी जिसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड नॉन एग्रेशन विद द इंडियन स्टेट्स। इन्होंने कोशिश करी थी फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ इंडियन सब्जेक्ट्स के बारे में भी इन्होंने कोशिश करी थी। फिर ये इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए थे। इन्होंने चाइल्ड सेक्रीफाइस को बंद करने के लिए काफ़ी कोशिश करी थी, तो ही ट्राई टू प्रिवेंटेड द चाइल्ड सेक्रीफाइसेस दैट वाज प्रिवलेंट एट दैट टाइम। फिर उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड जो हुआ करता था उस समय, फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसको भी काफ़ी बंद करने के लिए लॉ वगैरह बनाया था और इवन उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बना दिया था। राजा राम मोहन रॉय भी इसी समय में रहते थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के लिए मैकॉले कमेटी भी बनाई थी जिसने बाद में इंग्लिश एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया था, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड ही अपॉइंटेड मैकॉले कमेटी। फिर नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको बोलते हैं चूक का सिद्धांत। किसने इंट्रोड्यूस की थी? डलहाउजी ने इंट्रोड्यूस की थी। कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इन्होंने सबसे पहले किसको एनेक्स कर लिया था? तो सबसे पहले एनेक्स किया था सतारा को। कब? 1848 में। सबसे पहले किसको एनेक्स किया था? सतारा को। फिर किसको एनेक्स किया था? संबलपुर को। फिर किया था संबलपुर 1850 में। फिर किया था उदयपुर। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने एक एक करके लोगों को एनेक्स करना शुरू कर दिया, अलग अलग राजाओं को। फिर नागपुर को किया, फिर झांसी को किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। झांसी को कब किया वैसे? 1854, 3 साल पहले, 1857 के रिवोल्ट के 3 साल पहले। धीरे धीरे सब चीज़ें इन्होंने एनेक्स करना शुरू कर दी। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में क्या ध्यान रखना? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय डलहाउजी। फर्स्ट स्टेट to be annexed was Satara in 1848, then संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी इन 1854। सब्सिडियरी अलायंस के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यस, मेरे हिसाब से टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने की कोशिश करेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन मोर देन 40 मिनट्स। तो इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बना कर रखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मुझे पता है क्योंकि मैं हिस्ट्री टीचर नहीं हूँ, मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, ठीक है। मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ। मैंने कोशिश करी है कोई लेफ्ट आउट टॉपिक्स को बनाने के लिए। मैंने इसमें से काफ़ी टेस्ट सीरीज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह की हेल्प ली हुई है। तो टेस्ट सीरीज़ में मुझे ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने सोचा सिनॉप्सिस बनाकर आप लोगों की हेल्प की जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।